पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय ने गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सरफराज काफी अनुभवी व्यक्ति है, लेकिन इन्हें झारखंड सरकार ने उचित सम्मान नहीं दिया। संभवतः इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गांडे से ना वो चुनाव लड़ेंगे, ना उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, तो फिर असमय सरफराज अहमद के इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है। इन्होंने कहा कि जनता ने काफ़ी उम्मीद के साथ डॉक्टर सरफराज को विधायक बनाया था, लेकिन डॉक्टर सरफराज अहमद ने अचानक एक फैसला लेकर जनता को धोखा दिया है। नियमित अब वहां चुनाव भी नहीं हो सकता। ऐसे में 1 साल तक जनता बिना विधायक रहेगी तो पूरी तरह से वहां विकास कार्य ठप पड़ जाएगा। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने शनिवार को न्यू बरकंडा रोड स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से इन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर राय ने कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार जब से बनी है तब से झारखंड में लूट, डकैती, हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ की संपदा को लूट कर राज्य को खोखला बनाने में लगी हुई है। बालू, पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूछताछ को लेकर ईडी ने 8 बार मुख्यमंत्री को समन भेज चुके हैं। अंतिम बार मुख्यमंत्री ने ईडी को पूछताछ के लिए आवास पर बुलाया है तो कई लोगों को हथियार लैस होकर अपने आवास पर खड़ा करवा दिया है ताकि ईडी वहां प्रवेश ही ना कर सके। उन्होंने झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी शुरू से सिर्फ लोगों से वादा करती है और उसे पूरा करने में नाकाम रहती है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बिहार से जब झारखंड अलग होकर राज्य बना था तो उस समय गिरिडीह के लोकप्रिय नेता बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद बिहार के समय जो काम झारखंड के लिए रुका था वह सारे कार्य शुरू हो गए। मेडिकल कॉलेज बने, रोड बना, स्कूल, हर प्रकार के अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि मुझे कोडरमा और गिरिडीह से काफ़ी लगाव है। उम्मीद भी नहीं था कि कोडरमा से हम सांसद बनेंगे, लेकिन जनता के अपार समर्थन और आशीर्वाद से एमएलए बना और कोडरमा और लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं के बातों को सदन में रखा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से निरंतर लोगों की सेवा करते रहेंगे और पार्टी जो जिम्मेवारियां देगी उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष सिन्हा, सदानंद राम, भरत आनंद, संजीत सिंह, पप्पू आदि मौजूद थे। चालू है, कोई बंद हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे पर कुछ कोई ठोस सवाल नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कर रही, आंदोलन वगैरह नहीं कर रही, कुछ कह भी नहीं रही है भाजपा। नहीं, मैं आपको एक ही चीज़ कह सकता हूँ, गिरिडीह मैंने पहले कहा सौतेला व्यवहार हो रहा है और यहाँ जो सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं वो धमकियाँ भी देते हैं प्रशासन से कि लोगों को झूठे केसों में फंसाएंगे। कुछ केसेस हमारे सामने हैं, कभी मैं उसका ब्यौरा भी दे सकता हूँ। वही नहीं है, यहाँ 2018 में बड़े पानी टंकी की व्यवस्था करने की बात तय हुई, योजना स्वीकृत हो गया पिछली सरकार में, लेकिन वो पानी टंकी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पुल पुलिया का काम जो चल रहा है वो बाधित हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि सरकार को और उनके जो समर्थक हैं उनको यदि थोड़ा भी राजनीतिक संवेदनशीलता है तो बताएं 4 साल में गिरिडीह जिला को क्या दे पाए। एक प्रोजेक्ट जिसका वो चर्चा कर सकते हैं। सड़कों को मरम्मत करा रहे हैं, पचम्बा से गिरिडीह का मरम्मत एक बार हो गया, आधा हुआ है 4 साल में, वो भी नहीं हो पाया है। यहाँ ये सिटी जो है वो ऊर्जा सिटी बनाने की बात वो हमारे समय में स्वीकृत हुआ था, आज तक उसका काम गति नहीं पकड़ पाया। तो आखिर गिरिडीह के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, गिरिडीह कोडरमा दोनों के साथ? अभी आप बोले कि सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि अधिकारियों को या को धमकी दे रहे, कौन है, नाम बताएं? मैं जरूरत पड़ेगा उसकी बात, मैं यही कहूँगा सत्तारूढ़ दल के जो खास जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों से ले करके और हम राजनीतिक विरोधियों को भी झूठे केसों में फंसा करके और उनको, और आज सारे लोग जान रहे हैं कि आज पदाधिकारी किसके, मुख्यमंत्री का धमकी किनके नाम पर दिया जाता है, किन विरोधियों को फंसाया गया है, उसका ब्यौरा हम आपको देंगे। कई केसेस हुए हैं जहां पर लोगों को झूठे केसों में फंसाया गया है और न्याय नहीं मिल पाता है।
रेखा तैयार कर रहे हैं, क्या है आपका? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इस 4 वर्षों में झारखंड सरकार ने गिरिडीह के साथ धोखा किया है, सौतेला व्यवहार किया है। सरकारी दल के जनप्रतिनिधि चाहे जितने मजबूत हो गए हों, समृद्ध हो गए हों, लेकिन उनकी समृद्धि से गिरिडीह की जनता को कुछ नहीं मिला। पिछले वर्ष भी मैंने ये सवाल उठाया था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित हो गया, सरकार में स्वीकृति हो चुकी थी, पूर्ववर्ती सरकार में। पिछले साल वर्तमान सरकार के प्रतिनिधियों ने घोषणा किया कि 3 महीने से 4 महीने के अंदर अंदर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ होगा, लेकिन पिछले साल भी बजटीय प्रावधान गिरिडीह के लिए न मेडिकल कॉलेज का किया गया, न इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए किया गया, और न ही एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में सोचा गया। झारखंड का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टि से गिरिडीह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा है। और ऐसी हालत में गिरिडीह के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी के जीवन से और यहाँ के नौजवानों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है अब गिरिडीह की जनता को सड़क पर उतरना चाहिए, ताकि अगले बजट में कम से कम गिरिडीह के साथ बेईमानी नहीं हो। और जो सरकारी पक्ष के प्रतिनिधि हैं, आखिर क्या मुंह लेकर के जाने वाले हैं जनता के बीच में। तो मुझे लगता है कि अब जनता को साथ लेकर के, और हम 26 जनवरी के बाद ऐसे मुद्दे गिरिडीह से कम अनदेखे न किया जाए, वो फाइल परमानेंट बंद न हो जाए, और यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज गिरिडीह से जो ये जो समाप्त करने की बात हो रही है, ये मैं समझता हूँ गिरिडीह के भविष्य के लिए खतरनाक है। गिरिडीह से जो ये आपकी सक्रियता अब शुरू हो रही है, क्या ये माना जाए कि आप कोडरमा लोकसभा छोड़कर अब गिरिडीह लोकसभा सीट पर किस्मत आजमा सकते हैं? देखिए, चुनाव के दृष्टि से नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, अमित भाई और अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व जो तय करता है उसके अनुसार होता है। मैं गिरिडीह में, चूँकि मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, गिरिडीह का बासिंदा हूँ, मैं घर में आप सबसे बराबर मिलता रहा हूँ। कोडरमा में भी मेरी सक्रियता की कोई कमी नहीं है। पूरे जिले हमारे कार्यक्षेत्र रहा है। मैं जब कोडरमा का सांसद था तब मैंने गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात उठाई, तब मैंने वहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज की बात उठाई थी। और हम जब आज भी गिरिडीह में हैं तो इन बातों को उठाए हैं। बाकी संगठन के अंदर कौन कहाँ होगा, इसके बारे में निर्णय संगठन करेगा। हम तो 1974 में सार्वजनिक जीवन में आए, सपना भी नहीं सोचा था कि हम MLA बनेंगे, लेकिन दल के लोगों का और जनता का विश्वास था या आशीर्वाद था, दल का विश्वास था। विधायक बना, मंत्री बना, अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना, सांसद बना, बहुत कुछ बना। आगे जरूरत पड़ेगा तो जो संगठन जिम्मेवारी देगी वो करेंगे, लेकिन हमारा कोई संकेत नहीं है। 2.5 साल से शहर में रही है, और जिस तरह से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता यह है कि झारखंड में संवैधानिक संकट समाप्त होने वाला नहीं है, और संवैधानिक संकट और गहराने वाला है। अब मुझे अभी भी शक है कि मुख्यमंत्री ने जो रवैया अपनाया है, अपने घर के आसपास जिस प्रकार से पुराने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपराधिक इतिहास रहा है, आतंक का इतिहास रहा है, भयभीत करने का इतिहास रहा है, वो स्थिति का निर्माण उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इसके पहले वो झारखंड बंदी का घोषणा किया, बंदी का प्रभाव दिखाया, यानी कोई सरकार में रह के बंदी का उसके दल के लोग करें, इससे बड़ा और दुर्भाग्य और हास्यास्पद क्या हो सकता है। आज भी एक तरफ तो उन्होंने सीडी के अधिकारियों को अपने मुख्यमंत्री आवास का निमंत्रण दे दिया कि आप आइए और आपसे बात करेंगे, पूछताछ कीजिए, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के घर के चारों ओर समर्थकों के नाम पर और हरबे हथियार के साथ लोगों को खड़ा कर दिया है।
ताकि ईडी के लोग भयभीत हो जाएं। और मुझे लगता है पता नहीं मुख्यमंत्री के आवास प्रवेश ईडी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और अभी तक यदि प्रवेश नहीं कर पाया तो मुझे उसका भी शक है। और यदि बल प्रयोग करके ईडी जाएगा तो हो सकता है वहाँ हिंसक स्थिति का निर्माण हो। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानून से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाएंगे, और जब सरकार में हैं तो संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। यह इस राज्य के भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जब उनके छोटे छोटे समर्थक जो उनके व्यापार देखते थे, जो उनके खदान चलाते थे, जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधि बन करके काम करते थे, वो अधिकारी और सब गुमास्ते जेल के अंदर चले गए। तो आका बाहर कैसे है? जो उनके अधीनस्थ रहने वाले जो कार्यकर्ता और कर्मचारी थे वो कानून के नज़रों में ऐसे दोषी हुए कि उनको बेल नहीं हो रहा है। 6 महीने से जेल में है, साल भर से जेल में है। डॉक्टर सरफराज अहमद काफी और इसी मैं 1 मिनट खाली इतना कहूँगा, इसीलिए मुझे लगता है कि ईडी भी अपनी प्रतिष्ठा बचाए, और यदि बाकी लोगों को जेल में भेजे तो मुख्यमंत्री को संविधान से ऊपर न करे, उस पर भी अपनी कार्रवाई दिखाए। डॉक्टर सरफराज अहमद काफ़ी सीनियर लीडर है और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ, सम्मानीय श्री सरफराज अहमद साहब से मेरे पुराने रिश्ते रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और हमारी हमदर्दी भी है। अब किस राजनीतिक शिकार के हो गए वो, या ऐसी गलती कैसे उन्होंने की? क्या उनको ये पता नहीं था कि इसके पूर्व में हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है जिसमें साल भर से कम समय में चुनाव नहीं हो सकता है? या गांडे की जनता ने कौन सा गुनाह किया था जिसको उन्होंने अगले चुनाव के 1 साल पहले ही विधायक विहीन बना दिया? अब गांडे की जनता अपना दुख दर्द लेके किस विधायक के पास जाएगी? और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गांडे से न मेरी पत्नी लड़ेगी न मैं लड़ूंगा। ऐसी हालत में आखिर उन्होंने रिजाइन किया तो किया क्यों? कोई बड़ा पद मिलने वाला था या मिलेगा तो उसके लिए रिजनेशन की जरूरत नहीं थी, या वो फिर कांग्रेस की ओर लौटने वाले हैं इसलिए जेएमएम छोड़ दिया? मुझे तो लगता है एक पीड़ा उनके मन में बहुत दिनों से थी कि उनसे बहुत ही जूनियर जो बिना विधायक रहे यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्री बन गया, और झारखंड का वो सबसे सीनियर राजनीतिक नेताओं में से एक है। मुझे लगता है जेएमएम में 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो शायद उनसे सीनियर कोई झारखंड में। क्या जेएमएम में वो घुटन महसूस कर रहे थे? निश्चित रूप से घुटन महसूस कर रहे हैं वो जेएमएम में, और इससे ज़्यादा घुटन क्या होगा कि एक नए आदमी को मंत्री बनाया जा रहा है और एक सबसे सीनियर आदमी को एक साधारण सदस्य के रूप में, सामान्य सदस्य के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनकी सुनी भी नहीं जा रही है। गिरिडीह में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मुख्य धारा में शायद उनको महसूस नहीं कर पा रही थी। यहाँ स्थानीय स्तर पर भी जो मुझे सूचना है, जेएमएम के नेताओं के बीच उनको एक प्रकार से कहिए द्वितीय श्रेणी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर माने जा रहे थे। तो इन परिस्थितियों में अपने मन का बात उन्हें निकालना चाहिए, जनता के बीच शेयर करना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने रिजाइन करके। गांडे की जनता को क्या जवाब देंगे भविष्य में? क्या वहाँ के लोगों से मुख मोड़ लेंगे, या फिर जवाब देंगे तो क्या देंगे? सुना है कि आप